सबको मेरी ओर से जय मसीह की। स्वागत है आप सभी का प्रोग्राम हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड में। मैं श्वेता सेंसिया प्रस्तुत हूँ एक बार फिर से डॉक्टर जयप्रीत आनंद जी के साथ लेकर खास आपके लिए हेल्थ का एक नया विषय। पहला कुरिन्थियां अध्याय 6 उसकी 19 और 20 आयत में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम में बसा हुआ है और तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसीलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। आत्मिक तौर पर तो इस वचन के बहुत से मतलब निकल सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारे शरीर से भी जुड़ा हुआ है। जिन हाथों से हम प्रभु की आराधना ताली बजाकर करते हैं और जिन बाहों को हम आराधना में ऊंचा उठाते हैं, जिन पैरों के द्वारा हम नाच नाच कर प्रभु की आराधना करते हैं, क्या हमारे वो हाथ पैर बाहें निरोग हैं? क्या उनमें किसी तरह की दर्द और सूजन तो नहीं है? ये समझने की जानने की ज़रूरत है कि क्या प्रभु का आत्मा हमारे निरोग शरीर में वास करता है। फिलिपियों 3:19 में लिखा है कि उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है। आज हमें भी ये समझने की ज़रूरत है कि हमारा ईश्वर हमारा पेट तो नहीं है। हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कह देते हैं कि अरे हमें किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, प्रभु हमें कुछ नहीं होने देंगे। लेकिन नीति वचन 3:7 में लिखा है कि तू अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना। और आज हम कर क्या रहे हैं? आज हम अपनी ही दृष्टि में बुद्धिमान बन रहे हैं। हम कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं, और उसके बाद जब बीमारियां हमें घेर लेती हैं तो हम प्रभु के पास जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु तू मुझे चंगा कर, तू चंगा करने वाला परमेश्वर है, तू यहोवा राफा है। प्रभु तो चंगा करेगा ही, लेकिन वो बीमारियां प्रभु ने हमें नहीं दी हैं बल्कि हमने खुद इनवाइट की हैं। आज ऐसे ही कुछ डिसीज़ के बारे में, कुछ बीमारियों के बारे में बात करेंगे डॉक्टर प्रीत जी से हमारे आज के इस एपिसोड में, और जानेंगे आज इन्फ्लामेशन के बारे में और एंटी इन्फ्लामेटरी फूड के बारे में कि हम घर पर ही इन्फ्लामेशन को कैसे दूर कर सकते हैं। तो स्वागत करते हैं डॉक्टर प्रीत जी का हमारे आज के इस एपिसोड में और उनसे करते हैं चर्चा आज इसी विषय पर। तो डॉक्टर, सबसे पहले आप हमें बताएं कि क्या है ये इन्फ्लामेशन? जी, आज के एपिसोड में हम इन्फ्लामेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं, यानी सूजन के बारे में जी, जो हम कई बार सुनते हैं। आमतौर पे कोई भी पेशेंट आता है और वो बोलता है, देखो डॉक्टर साहब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पैरों पे सूजन आई है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पेट में सूजन आई है, या मुझे ऐसा लग रहा है मेरी बैक साइड पे या गर्दन में सूजन आई है। तो आफ्टर ऑल सभी लोग, मुझे मालूम है कि जो देख भी रहे होंगे उनमें से कई लोग इस प्रॉब्लम से जूझते होंगे कि हाँ हमें सूजन आई है। एक्चुअली वो सूजन है क्या? सूजन कहते किसे हैं? इन्फ्लामेशन किसे कहते हैं? और इसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? इसे हम घर पे ही आज जब आप सुनेंगे, पूरी बातों को फॉलो करेंगे, पूरी बातों को समझेंगे, तो आपको पता चलेगा कि हम इस इन्फ्लामेशन को, इस सोजिश को घर पे बैठे बैठे अपनी डाइट को और अपने लाइफस्टाइल को सही करके हम कैसे उसे ठीक कर सकते हैं। तो ये जो इन्फ्लामेशन होती है ये दो तरह की होती है। एक होती है एक्यूट इन्फ्लामेशन, एक होती है क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। एक्यूट इन्फ्लामेशन हम उसे बोलते हैं जैसे ही कोई गिरा इंसान, उसे चोट लगी, घुटनों पे चोट लगी या एंकल उसका एकदम से ट्विस्ट वो कर गया, फिसल गया उसका पाँव, तो वो जो सूजन आती है वो होती है एक्यूट सूजन। वो अपने आप ही ठीक हो जाती है। वो कुछ दिन बाद या हम रेस्ट करके या हल्की सी एंटी इन्फ्लामेटरी या पेन किलर जब हम लेते हैं, कुछ घर में हम उसे हल्दी वाला दूध देते हैं या कुछ ऐसी चीज़ देते हैं, तो वो उसकी बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है या उसका खुद का इम्यून सिस्टम इतना अच्छा होता है कि वो थोड़े दिन की रेस्ट के बाद आप देखेंगे कि वो चीज़ हील हो जाती है। जो घाव होता है उसके ऊपर एक सूखापन, स्किन ड्राई होनी शुरू हो जाती है, तो इसका मतलब हीलिंग प्रोसेस शुरू हो चुका है। वो अपने आप होना शुरू हो जाता है। उसमें आपको ज़्यादा दवाइयाँ खाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। आप थोड़ा सा रेस्ट करते हो, थोड़ी सी डाइट अच्छी लेते हो तो ठीक हो जाता है। इसी रीति के साथ अगर कोल्ड, कफ, खांसी, जुकाम हो रहा है, बुखार हो रहा है, ये भी एक तरह की इन्फ्लामेशन ही होती है। इसे हम समझते हैं कि ये, लेकिन नहीं, ये गला दुखना, ये सब भी इन्फ्लामेशन है। ये भी इंसान, हर कोई जो भी पेशेंट होता है, कई बार वो हल्का फुल्का घर की घरेलू रेमेडीज़ के द्वारा भी ठीक हो जाता है, या हल्का सा अगर वो 1-2 दिन का एंटीबायोटिक खाता है या उसका इम्यून सिस्टम अगर अच्छा है तो इसको भी वो अपने आप ही कवर कर लेता है। बिल्कुल। लेकिन प्रॉब्लम आती कब है? जब यही इन्फ्लामेशन क्रॉनिक हो जाती है, यानी कि पुरानी हो जाती है। अब पुरानी इन्फ्लामेशन क्या होती है? जब टॉक्सिन्स या बैक्टीरिया या वायरसेस आपकी बॉडी के अंदर होते हैं और वो वहीं से कुछ ऐसे केमिकल्स को रिलीज करते हैं जो आपके बॉडी के उन ऑर्गन्स को अब इफेक्ट करने लग जाते हैं।
वो पहले नहीं पता चलता। वो किसी भी बीमार पेशेंट अगर वो देख रहे हैं आपको, वो एकदम से पता नहीं चलेगा कि वो वायरसेस जो हैं वो आपकी बॉडी के किसी हिस्से पे अटैक कर रहे हैं। लेकिन जब वो अटैक या ऑर्गन्स का ऊपर इतना इफेक्ट हो जाता है कि प्रॉब्लम इतनी बढ़ जाती है कि फिर वो बीमारी में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब एक डिजीज़ निकल के आती है। अब वो पेशेंट कहता है कि मुझे हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है, या मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो गई है, या मुझे पेल्विक इन्फ्लामेशन हो गया है, या मेरे ना जोड़ों में अब आर्थराइटिस की स्टार्ट हो गई है। ये सब बातें तब होती हैं जब वो क्रॉनिक इन्फ्लामेशन अब ऑर्गन्स के ऊपर अटैक कर चुकी है। प्रॉब्लम्स मीन्स अब प्रॉब्लम बढ़ चुकी है। ये सारी बीमारियां जिन्हें हम सोचते हैं ये बीमारी है, लेकिन ये है क्या? ये इन्फ्लामेशन है। ये सोज आई है अब आपकी बॉडी के अंदर, आपके टिश्यूज़ के अंदर, आपके ऑर्गन्स के अंदर, हमारे केयर ना करने के कारण। आज मैं आपको ये बहुत क्लियरली बताऊंगी कि आप कैसे, आपकी कौन सी मेन गलतियां थी जिसके कारण ये सूजन आपके शरीर में आनी चाहिए, कहाँ पे हमसे गलतियां हुई, कहाँ डाइट में हमसे गलतियां हुई, कौन सी गलतियां हुई जिनके कारण आज आप इन बीमारियों से या इस इन्फ्लामेटरी डिजीज़ से जो मैं आपको बता रही हूँ आज आप प्रभावित हैं। इसके बाद हम इस विषय पे चर्चा करेंगे श्वेता के साथ मिलके कि ये प्रॉब्लम बढ़ी क्यों आपकी बॉडी के अंदर। तो डॉक्टर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इसके कारण क्या है? क्या कोई ऐसा खान पान है जिसकी वजह से ये जो इन्फ्लामेशन है हमारी बॉडी में आती है, यहाँ इफ़ेक्ट करती है? क्योंकि नॉर्मली लोग बोलते हैं कि हम तो घर का खाना खा रहे हैं, ऐसा हमने क्या खा लिया कि इन्फ्लामेशन हमें इफ़ेक्ट कर रही है? जी, सबसे ज़्यादा मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि आपको डिज़ीज़ फ्री और ड्रग फ्री लाइफ जीनी है। अगर देखा जाए, आप अच्छा तब रहेगा जब आपके शरीर में कोई डिजीज़ नहीं होगी, भला तब रहेगा जब आप कोई ड्रग्स और कोई मेडिसिन्स नहीं लेते होंगे। और इस प्रोग्राम का मेन मकसद यही है कि आपको ड्रग्स से फ्री करके आपको मेडिकेशन की बजाय आपको एजुकेशन दी जाए, ताकि आप उन बीमारियों से निजात पा सको, उन बीमारियों को आप सदा के लिए गुड बाय कह सको। तो इन्फ्लामेशन जो होती है वो स्टार्ट हमारे मेन खाने से ही होती है। और जैसा मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ कि मेन जो खाना है वही आपकी मेडिसिन है, वही आपका फूड है। चाहे तो आप उसे फूड समझ के, टेस्ट समझ के बहुत सारा खा लो और गलत तरीके से खा लो, चाहे आप उसी फूड को मेडिसिन बना लो। हम आपको कोशिश ये हमारी रहेगी कि आपके फूड को हम मेडिसिन में कन्वर्ट कर लें। आप अपने फूड को जब भी चूज़ करो तो आपको पता हो कि इसमें तो मैं बहुत सारी मेडिसिन खा रही हूँ, ताकि आपकी जो दूसरी मेडिसिन हैं वो बंद हों और आपका मेन जो खाना है वही इतना अच्छा और इतना न्यूट्रिशन से भरा हो कि आपके बॉडी में इन्फ्लामेशन या इन्फ्लामेटरी डिजीज़ कभी भी ना रहें। तो मेन आपको मैं ये बता रही थी कि गट सिस्टम, सारी प्रॉब्लम्स यहीं से स्टार्ट होती है जब आप तला हुआ, भुना हुआ, कुक्ड फूड ज़्यादा खाते हो। मतलब कि आप सब जानते हो कि हमारे इंडिया के अंदर तीनों समय हम आग पे पका हुआ खाना खाते हैं। आग पे पका हुआ खाना बहुत हद तक न्यूट्रिएंट्स को और विटामिन्स को ख़त्म कर चुका होता है, और फिर भी हमें लगता है कि नहीं, सब्जी तो मैं रोज़ खाती हूँ। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अन्न साफ़ सुथरी सब्जी ही तो हम घर का बना हुआ साफ़ सुथरा खाना खाते हैं। वो साफ़ सुथरा खाना तो आप खा रहे हैं, लेकिन उस साफ़ सुथरे खाने के अंदर जब आपने उसे ओवर कुक कर दिया या आपने उसे कुक किया तो उसके अंदर बहुत कुछ ख़त्म हो चुका, बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स उसमें से ख़त्म हो चुके, और वही खाना अब आपके अंदर जाके सिर्फ इन्फ्लामेशन को ही क्रिएट कर रहा है और कुछ भी नहीं। आप हैवी होते जा रहे हो, आपके अंदर फिर भी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। जबकि आप घर का खाना खा रहे हो, उसके बावजूद भी आप देखोगे कि बीमारियां या डिजीज़ आपकी लाइफ में बढ़ती जा रही हैं। तो आपने अपना मेन चेंज क्या करना है? आपने अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है, अपना कुकिंग स्टाइल चेंज करना है। आपने जब भी खाना खाना है उससे एक टाइम, सिर्फ मैं हमेशा ये कहती हूँ, आप एक टाइम कुक किया हुआ खाना खाओ, बाकी आपके अंदर रॉ फूड जाना चाहिए। मीन्स के कच्ची उबली हुई शाक सब्जियाँ जानी चाहिए। ये टेस्ट हमें डेवलप करना पड़ेगा। ये टेस्ट आपको एकदम से नहीं आएगा, लेकिन जब आप, आज आपको मैं ये भी बताऊँगी कि एंटी इन्फ्लामेटरी खाना कौन सा है। खाना शायद आप वो खाते भी होंगे, लेकिन उसे गलत तरीके से खाने के कारण वो आपके अंदर इन्फ्लामेशन को इंक्रीज़ करने लग गया और इन्फ्लामेटरी डिजीज़ को पैदा करने लग गया। आप छोटी छोटी बातों में कंप्लेंट करने लग गए हो कि मेरे पैरों में सूजन आती है या मेरे लीवर में सोज आ चुकी है। कई बार तो मुझे पेशेंट बोलते हैं कि मैंने जस्ट खाना खाया और मेरा पेट बाहर निकल आया, मैडम चेक कीजिए हमारे पेट में सूजन क्यों आ गई। तो मैं ये सोचती थी कई बार कि ऐसा कैसे हो सकता है कि खाना खाया और पेट बाहर आ गया, लेकिन
मैं आपको बता सकती हूँ बीइंग अ डॉक्टर कि वो क्यों आती है सूजन, जब आप उसको बहुत ज़्यादा फ्राई करके खाते हो या आप डीप फ्राई कर करके चीज़ों को खाते हो। खाया तो आपने घर का खाना, लेकिन आपने उन ऑयल्स के अंदर डीप फ्राई कर लिया सब्जियों को। आप नोट करें अपने घर के अंदर आप सब्जियों को कितना ज़्यादा तड़का भूनते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको फ़ायदे की बजाय आपको नुकसान देना शुरू कर देती हैं। वो इन्फ्लामेशन को ही इंक्रीज कर रही होती हैं, क्योंकि वो आप डेड बना देते हो। आप अच्छे भले एक लिविंग फूड को डेड फूड में कन्वर्ट कर देते हो अपनी ओवर कुकिंग की वजह से, और बार बार कुकिंग वाला खाना खा के, बार बार तला हुआ भुना हुआ खाना खा खा के आप ज़्यादा ग्रेन्स खाते हैं। हम लोग अगर इंडिया में देखें तो हम लोग ज़्यादा अन्न खाते हैं सारा दिन, उसके अलावा हम ध्यान नहीं देते हैं कि कहाँ हमारी वेजिटेबल्स हैं, कहाँ फ्रूट्स हैं, कहाँ हमने ड्राई फ्रूट्स लिए, कहाँ हमने नट्स और सीड्स लिए, या हमने कहाँ प्रोटीन लिया। इस कारण से आपके अंदर इन्फ्लामेशन बढ़ती है ज़्यादा बाहर का खाना खाने से। आप कभी देखो, अब जिन वेंडर्स के पास या जिन स्टॉल्स पे खड़े होकर आप खाना खा रहे होते हो, क्या कभी आपने ध्यान दिया कि वो कौन सा ऑयल यूज़ कर रहे होते हैं? वो खाना आपको टोटली डैमेज कर रहा है। आपके लीवर को, आपके अंदर गट सिस्टम के अंदर वो सारे गुड बैक्टीरियाज को किल करके वहाँ पे बैड बैक्टीरियाज को पैदा कर देता है, और फिर वहीं से लोगों को टाइफाइड फीवर की शिकायत शुरू हो जाती है। या आप बोलते हो कि मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया था, पता नहीं अचानक से फीवर कैसे हो गया, पता नहीं डेंगू कैसे हो गया, पता नहीं मेरे प्लेटलेट्स कैसे कम हो गए। वो इसीलिए कम हुए क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया। आपको लगा कि मैंने तो थोड़ा सा खाना खाया था, वो थोड़ा सा ही आपके अंदर क्या दे गया वो नहीं आपको समझ लगी। हम लोगों के अंदर बस यहीं पे हम मिस्टेक्स करते हैं, जहाँ पे हम डिब्बा बंद चीज़ें, पैक्ड वाली चीज़ें खा लेते हैं, या उनके अंदर कितने टॉक्सिन्स होते हैं। जब आप प्लास्टिक क्यों बंद हुआ था? क्योंकि उसके अंदर हार्मफुल टॉक्सिन्स आपके अंदर स्टे करते हैं, और वो जब लंबा समय तक पड़े रहते हैं तो फिर से वो इन्फ्लामेटरी डिजीजेस को पैदा करते हैं। फिर से आपके पेनक्रियाज में इन्फ्लामेशन आती है, या आपके गॉल ब्लैडर में इन्फ्लामेशन आती है, या आपको जैसे महिलाएं बोलती हैं कि उनके गर्भाशय में सूजन आ जाती है, फिर उनको बेबी कंसीव करने में दिक्कत होती है, उनको पीरियड्स की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, उन्हें स्पॉन्डिलाइटिस हो जाता है, ऑर्थराइटिस हो जाता है। ये सारी बीमारियां जिनके पीछे ITES लगता है, आइटस लगता है, मींस के वो इन्फ्लामेटरी डिजीजेज हैं। ये सभी जो है ये सूजन वाली बीमारी है, और ये किसी की गलती नहीं है। गलती सिर्फ इतनी है कि हमारा खान पान जो है वो बिल्कुल सही नहीं होता। जब हम वो कोक के पैकेट्स, जितनी हम प्लास्टिक की बॉटल्स में जूसेस पीते हैं, केन्स वाले जूसेस हम उठाते हैं, उन सब के अंदर हमारे अंदर टॉक्सिन्स जा रहे होते हैं। आप याद रखिए, वो टॉक्सिन्स वही आपकी बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं इन्फ्लामेशन को, कहीं ना कहीं वो सोज को लेके आ रहे होते हैं। तो सबसे पहले आप अपना खान पान और अपना लाइफस्टाइल चेंज कीजिए। जब हम किसी को, श्वेता, कहते हैं कि वो एक्सरसाइज करे, और वो कहता है कि मैं एक्सरसाइज करके आज हल्का फील कर रहा हूँ, क्यों हल्कापन फील होता है? क्योंकि टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं पसीने से, और फिर उनकी इन्फ्लामेशन एक्चुअली कम होती है। मतलब वो सोज जो बॉडी में बढ़ रही है वो कम होती है, तभी तो वो एक्सरसाइज के बाद हल्का फील करते हैं। लेकिन फिर भी लोग एक्सरसाइज करते नहीं हैं। तो एक्सरसाइज से जो होता है, मेन आपके फिजिकल एक्टिव रहने से भी आपकी जो इन्फ्लामेशन है वो कम होती है। तो कई बार क्या होता है कि हमें ये लगता है कि ये बीमारी जो है ये जेनेटिक है, ये मेरे पेरेंट्स को है तो मुझे भी हुई होगी। लेकिन आप याद रखिए कि हम जेनेटिक बीमारियों को भी रिवर्स कर सकते हैं, उन्हें भी हम चेंज कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हमारे पेरेंट्स को जो बीमारियां हुई हैं वो हमें भी होंगी। हम अपना लाइफस्टाइल अगर सही करेंगे तो हमें वो बीमारियां कभी भी नहीं पकड़ पाएंगी, कभी भी हम उनसे प्रभावित नहीं होंगे। तो बहुत सारी हैं जो इन्फ्लामेशन से डिजीज़ हो जाती हैं, जैसे एक्ने भी जो होता है, मुँह पे पिम्पल्स का होना, वेट गेन का होना, डायबिटीज़ का होना, स्पॉन्डिलाइटिस का होना, बैक पेन का होना, ये सारे के सारे जो बीमारियां हैं ये सभी की सभी इन्फ्लामेशन बॉडी के अंदर इंक्रीज होने से होती हैं, मींस के सोजिश बढ़ने से होती हैं। तो इनके रीजंस मैं आपको पहले भी शेयर कर रही थी। तो रीजंस इनके जो होते हैं, बहुत ज़्यादा शुगर लेने से, बहुत ज़्यादा वाइट शुगर लेने से भी आपकी इन्फ्लामेशन बढ़ती है। आप सब लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज़ आप ये मत सोचिए कि वाइट शुगर मैंने तो सिर्फ दिन भर में 1 चम्मच ली है या आधा चम्मच ली है। उस 1 चम्मच को अगर आप काउंट करेंगे तो वो महीने बाद 1 किलो शुगर में बदल जाएगी, और वो 1 किलो चीनी ही आपके अंदर, आपके ऑर्गन्स के अंदर इन्फ्लामेशन को बहुत इंक्रीज कर रही होती है। इसलिए जिन लोगों को भी, जो भी लोग सुन रहे हैं और जिन्हें इन्फ्लामेशन डिजीजेज हैं, जो समझ रहे हैं कि जो बीमारियां मैंने बताई हैं इनमें से एक भी से भी वो प्रभावित हैं, या एक से ज़्यादा बीमारियां कई लोगों को हैं, तो वो अपनी डाइट के अंदर शुगर को बिल्कुल कट करेंगे। वाइट शुगर उनकी डेली की बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ज़ीरो कंजप्शन पे आप आ जाएंगे।
जो लोग भी ग्रेन्स में ज़्यादा ग्लूटन वाला फूड खाते हैं, मीन्स के जिसके अंदर ग्लूटन ज़्यादा होता है, ग्लू का मतलब होता है चिपकना, जो फूड आपके अंदर जाके चिपक ही जाता है वो होता है ग्लूटन वाला फूड। वो होता है मैदा, वो होता है बर्गर, वो होती हैं ब्रेड्स, वो होते हैं ज़्यादा व्हीट खाना या ज़्यादा रोटियां खाना। तो आपको ग्लूटन को अवॉइड करना है, क्योंकि ये भी आपकी आंतों के अंदर पहले आपके अंदर जाता है और इन्फ्लेमेशन को ही इंक्रीज करता है। जब आप एक्सेस में खट्टे पदार्थ लेते हैं, खट्टी चीज़ों का ज़्यादा सेवन करते हैं, आपको हमेशा ये बताया जाता है कि आप विटामिन सी लें। विटामिन सी होता है आंवला में, ऑरेंजेस में, और जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं जैसे ग्रेप्स हो गए या लेमन हो गया। लेकिन आप इसे एक्सेस में ना लेना शुरू कर दें, ये सोच के कि इनके अंदर विटामिन सी है, ये मैंने 2 नींबू ले लेने हैं या मैंने बहुत ज़्यादा आंवले ले लेने हैं। उससे एल्कालाइन फूड ज़्यादा जाने के कारण भी आपके अंदर इन्फ्लेमेशन इंक्रीज होती है और फिर आपके जॉइंट में पेन होना शुरू हो जाता है। याद रखिए, अच्छा है विटामिन सी लेना, लेकिन उसे एक्सेस नहीं लेना चाहिए कभी भी। सभी वेजिटेबल ऑयल्स, आप जिन्हें अच्छा समझते हैं कि ये मैं बहुत अच्छा वाला ऑयल घर में यूज़ कर रही हूँ, नहीं, ऑलमोस्ट सभी वेजिटेबल ऑयल्स आपकी इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हैं। चाहे उसमें सोयाबीन का तेल हो, चाहे राइस फ्लावर ऑयल हो, चाहे सनफ्लावर हो, चाहे कॉर्न ऑयल हो, ये सारे के सारे जिनमें आप डीप फ्राई करके चीज़ों को खाते हो, ये भी आपकी इन्फ्लेमेशन को बढ़ा रहे होते हैं, ये आपकी सोजिश को आपके शरीर में बढ़ा रहे हैं। जो लोग ड्रिंक्स लेते हैं, अल्कोहल का सेवन ज़्यादा करते हैं, वो भी फैटी लीवर से ज़्यादा तौर पे उनका लीवर फैटी हो जाता है और वो भी जो है इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ से कहीं ना कहीं जूझ रहे होते हैं। पेन उनकी बॉडी के अंदर होता है। ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट यूज़ करने, एक्सेस नहीं लेने चाहिए। दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें ज़्यादा सेवन करने से भी आपकी सोजिश को बढ़ोतरी मिलती है। एनिमल सोर्स जो होता है, जैसे एनिमल सोर्स का मतलब कि दूध आया कहाँ से, एनिमल से आ रहा है दूध, और वो दूध जो है वो भी कहीं ना कहीं आपकी इन्फ्लेमेशन को और इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ को आपकी बॉडी के अंदर बढ़ा रहा है। इसी तरह से अगर आप जितना ज़्यादा हो सके आप वो ग्रेन्स लीजिए जो हमने पिछले एपिसोड में भी बताया था, जैसे बाजरा, रागी, ज्वार, बेसन, किनवा, ये सारे जितने भी मैं आपको ग्रेन्स बताती हूँ ये एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं। इन्हें खाने के बाद आपको कभी भी स्वेलिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको अपना पेट बहुत लाइट फील होगा, रादर आपको भूख भी ज़्यादा नहीं लगेगी, क्योंकि ये ग्रेन्स जो होते हैं ये ग्लूटेन फ्री ग्रेन्स होते हैं। इसी तरह से जब आप एक्सेस प्रोटीन का यूज़ करते हो, मतलब आप चिकन खा रहे हो, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आप एक्सेस चिकन खा रहे हो, आप एक्सेस एग्स खा रहे हो, तो उनको आपकी किडनीज और आपका लीवर ये दोनों पचा नहीं पाते, उनके ऊपर ओवरलोड हो जाता है, वो डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे होते, तब भी आपको इन्फ्लेमेशन बढ़ती है। तो हर चीज़ आप जो लेते हैं उसको एक, हमेशा मैं बोलती हूँ, क्वालिटी ऑफ फूड और क्वांटिटी ऑफ फूड दोनों का ध्यान रखना चाहिए। आप क्वालिटी अच्छी ले रहे हो तो उसकी क्वांटिटी को इतना ज़्यादा ना कर दो कि वो आपके अंदर आपके पेट में जाए और फिर से वो स्वेलिंग को ही इंक्रीज करे। और सबसे ज़्यादा जब आप तीनों टाइम कुक फूड खा रहे हो, गैस पे आग पे पका के खा रहे हो, वो खाना भी कहीं ना कहीं आपकी इन्फ्लेमेशन को बढ़ा रहा होता है। स्ट्रेस सबसे ज़्यादा बड़ा रीज़न है आपकी इन्फ्लेमेशन को बढ़ाने का। एक स्ट्रेस्ड जो बंदा होगा उसके जो हार्मोन्स होते हैं वो आउट ऑफ बैलेंस चले जाते हैं और उसकी बॉडी में भी इन्फ्लेमेशन आनी शुरू हो जाती है, चाहे उसका खाना जितना मर्जी अच्छा और न्यूट्रिशियस क्यों ना हो, लेकिन वो इतना चिंतातुर रहता है, इतना स्ट्रेस्ड रहता है कि उसके गुड हार्मोन्स कभी भी बनते नहीं हैं और वो भी उसकी बॉडी में कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन को पैदा कर रहे होते हैं। बहुत ज़्यादा मेडिसिन लेने से, बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स लेने से भी आपके अंदर इन्फ्लेमेशन बनती है, आपके गुड बैक्टीरियाज खत्म होते हैं और बैड बैक्टीरियाज आपकी बॉडी के अंदर इंक्रीज होने शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल एक्सरसाइज ना करने के कारण, सारा दिन बैठे रहने के कारण, शॉप्स पे या घर पे ज़्यादा से ज़्यादा सिटिंग के कारण भी आपके ऑर्गन्स के अंदर इन्फ्लेमेशन बढ़ती है। याद रखिए, आप जितना ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, पसीना बहाएंगे, उतना ही ज़्यादा आपकी बॉडी हल्की होगी और आपकी बॉडी से इन्फ्लेमेशन जो है वो कम होती चली जाएगी। एक अच्छी नींद आपको लेनी चाहिए। अच्छी नींद के अंदर आपकी रिपेयर होते हैं, आपके जितने भी बॉडी के अंदर जो रिपेयरिंग का काम है वो नींद जब आप ले रहे होते हो, एक अच्छी नींद ले रहे होते हो, उस टाइम आपकी बॉडी सेल्स में रिपेयरिंग का काम चल रहा होता है। तो आपको एक अच्छी नींद लेनी बहुत ज़रूरी है।
तो ये सभी तो हो गए कारण इन्फ्लामेशन के। जी। तो डॉक्टर अब आप हमें बताएं कि ऐसे क्या लक्षण हैं, क्या सिम्टम्स हैं जो हमें किसी अफेक्टेड पर्सन में दिखते हैं जिसे इन्फ्लामेशन है। जी, जब ये लक्षण किसी की बॉडी में आने शुरू होते हैं तो सबसे पहले उसका एनर्जी लेवल ज़रूर कम हो जाता है। वो थोड़ा सुस्त रहेगा क्योंकि बॉडी अगर अच्छा फील नहीं कर रही, इन्फ्लामेशन हो चुकी है तो एनर्जी नहीं रहती है काम काज करने की, तो वो लो एनर्जी फील करता है पेशेंट। और उसका सबसे ज़्यादा उसको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं, गैस बननी या पेट से रिलेटेड और बातें उसको शुरू हो जाती हैं। उसको सबसे ज़्यादा हैवीनेस फील होनी शुरू हो जाती है। वो बोलता है कि मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है, या मेरी उंगलियों में दर्द हो रहा है, या मेरी पीठ में दर्द हो रहा है। और इसके अलावा कई बार एलर्जी होनी शुरू हो जाती है। कई बार टॉक्सिन्स ज़्यादा अंदर होने से, इन्फेक्शन ज़्यादा होने से उसको बार बार फीवर भी इन्फ्लेमेशन के कारण ही होता है। अगर किसी को थोड़े दिन बाद फिर से फीवर हो रहा है, फ्रीक्वेंटली बार बार फीवर हो रहा है, वो टेस्ट भी करवा रहा है, टेस्ट में कुछ नहीं आ रहा, लेकिन ये सारे जो रीजंस होते हैं, ये साइंस होते हैं जो उसके अंदर दिखने शुरू हो जाते हैं। सुस्त हो जाता है, वो एक्टिव नहीं रहता, उसको नींद अच्छी नहीं आती है, स्ट्रेस में रहता है, ज़्यादा डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है। तो ये सारी ऐसी चीज़ें होती है जब आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन बढ़ती है तो ये दिखना शुरू है। क्योंकि जब आप एक्टिव होगे, कोई बीमारी आपके अंदर नहीं होगी, तो आप बड़े बिल्कुल आप चुस्त दुरुस्त रहते हो, आप अपना काम भाग के करते हो, आपका दिल ही नहीं करता बैठने को क्योंकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इन्फ्लेमेशन डिजीज़ का यही होता है, घबराहट होनी शुरू हो जाती है। अगर उसका हार्ट में इन्फ्लेमेशन आ रही है तो उसकी घबराहट, उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी, अस्थमा की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। तो ये सारी साइंस हैं मतलब जो पता चल जाता है। इन्फ्लेमेशन जो है ये हमारे जो इनर हमारे ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर भी होती है, उनके ऊपर इफेक्ट करती है। बिल्कुल, जो मैंने अभी तक आपको बताया, ये नहीं कि इन्फ्लेमेशन आपको बाहर से दिखेगी जी। कि स्वेलिंग हमें बाहर से सूजा हुआ लग रहा है, नहीं, ये उसके अंदर के ऑर्गन्स प्रभावित हो चुके हैं, तभी तो डिजीज बन के अब वो निकल के आए हैं। तो डॉक्टर बहुत अच्छी जानकारी दी आपने इसके बारे में। अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ और हमारे दर्शक भी ज़रूर ये बात जानना चाहते होंगे कि इसे हम घर पर ही फूड के ज़रिए, खाने की कुछ ऐसी चीज़ों के ज़रिए कैसे ठीक कर सकते हैं। जी बिल्कुल, हमारे घर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे हम इन्फ्लेमेशन दूर कर सकते हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपके घर, और हम इंडियन लोग तो और भी ब्लेस्ड हैं श्वेता, हमारे घर में तो बल्कि ज़्यादा अपने पास ये स्पाइसेस और हर्ब्स इंडिया में ज़्यादा पाई जाती हैं बल्कि। तो लोगों को नहीं, वही मैं कहती हूँ कि शायद जानकारी नहीं है इसलिए वो नहीं उस तरीके से यूज़ नहीं करते, यूज़ वो करते हैं लेकिन रॉ, जैसे मैं बोलती हूँ हमेशा कि रॉ नहीं लेते हैं उन चीज़ों को, इसलिए उतना बेनिफिट नहीं ले पाते। लेते हैं ये सब जो मैं आज बना के मैंने रखा है दर्शकों के लिए। मैंने एक आपके लिए ऐसा आज एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रिंक बना के रखा हुआ है जिससे कोई भी, ये नहीं कि इसको डायबिटिक नहीं ले सकता या इसको बड़ा नहीं ले सकता, इसको बुजुर्ग, इसको सब ले सकते हैं। ये एक डिटॉक्सिफिकेशन और एक इन्फ्लामेशन को दूर करने वाला, स्वेलिंग से रिलेटेड आपको जो मर्जी प्रॉब्लम क्यों ना हो, आप इसे 1 चम्मच पानी ऐड करके पी सकते हैं। इसके अंदर मैंने डाला क्या, आजकल कच्ची हल्दी बहुत मिलती है, आजकल सीजन हो गया, वो हल्दी अंदर से कुछ ऐसा ऑरेंज सा कलर उसका होता है, और साथ में मैंने लिया अदरक। मैंने इनको बराबर ही दोनों चीज़ों को लिया और इसको मैंने थोड़ा सा पानी डाल के मैंने मिक्सी के अंदर जब पीसा तो छान करके ये बन के निकल के आया है। ये इनका दोनों का एक्सट्रैक्ट है, जिसमें मैंने ये दोनों चीज़ें काटी, इनके मैंने पीसेस किए और उसके बाद मैंने थोड़ा पानी डाल के इसे मिक्सी में मैंने चलाया और ये ड्रिंक बन के तैयार हो गया। उसके अंदर मैंने इतने ड्रिंक के अंदर 1 लेमन डाला, सिर्फ 1 लेमन डाला, और इसमें शहद, वो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग है क्योंकि कईयों को टेस्ट अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये ड्रिंक जो है ये टोटली सबसे जो बेस्ट ड्रग मानी जाती है, जिसे होम रेमेडी में सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी वो होती है टर्मरिक, हल्दी। जी बिल्कुल, हल्दी सबसे बड़ा आपको जरा सी घरों में चोट लगे फटाफट बड़े बूढ़े बोलते हैं हल्दी वाला दूध ले लो, तो वो इसीलिए बोला जाता है क्योंकि हल्दी रॉ खास तौर पे, ये नहीं वही मैं आपको बोलूँगी कि सब्जी में चलेगी, वो तो अलग है। इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर क्यूरक्यूमिन एक सब्सटेंस होता है श्वेता, और वो जो क्यूरक्यूमिन सब्सटेंस होता है एक्चुअली वो एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। उसका पूरा बेनिफिट लेने के लिए हमें इसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर ऐड करना है। आप जब भी हल्दी यूज़ करें, ये चीज़ हमेशा याद रखें, अगर आपने हल्दी यूज़ की तो उसके साथ आपने काली मिर्च का सेवन ज़रूर करना है, क्योंकि जो इसके अंदर एक सब्सटेंस क्यूरक्यूमिन पाया जाता है वो ब्लैक पेपर से ही हमारी बॉडी के अंदर फास्ट एब्जॉर्ब होता है। उसका बेनिफिट तभी आएगा, खाली हल्दी लेने का फ़ायदा नहीं आएगा जब तक आप उसके अंदर थोड़ी सी ब्लैक पेपर, काली मिर्च नहीं डालोगे। तो ये एक ड्रिंक ऐसा है, इसको आप सुबह खाली पेट ले सकते हो।
1 से 2 चम्मच 1 गिलास पानी में, और इसको पियो। आपकी बॉडी के अंदर आप ऐसे देखोगे कुछ दिन में अपनी इन्फ्लामेशन को जाते हुए, अपनी जोड़ों के दर्द को जाते हुए, अपनी बैक पेन को जाते हुए। ये चीज़ें आपकी रूटीन में होनी चाहिए। ये मत आप पूछिएगा कि ये कितने दिन तक लूँ, ये चीज़ें हमेशा लेने वाली हैं। ये दवाइयाँ नहीं हैं, आप दवाइयों वाले डॉक्टर को तो पूछ सकते हो, लेकिन ये चीज़ें तो हमेशा आप लेते रह सकते हो। एक आध डिटॉक्सिफाइड ड्रिंक आप रोज़ लो, चेंज कर के लो। जैसे मैंने पिछले एपिसोड में मेडिसिनल प्लांट के बारे में जब मैंने बताया था, तो मैंने बोला था एलोवेरा, एलोवेरा जूस लो डेली, आप घर में बनाओ, कभी आप एलोवेरा जूस ले लो। एक मैंने और ड्रिंक अभी थोड़े दिन पहले श्वेता बनाया, उसमें मैंने पाइनएप्पल को डाला था, पाइनएप्पल डाला और थोड़ी हल्दी डाली और उसका एक ड्रिंक बनाया, तो वो भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि पाइनएप्पल खांसी के लिए बहुत अच्छा होता है। आपको पता है उसके अंदर भी कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो आपके कफ कोल्ड के लिए एक कफ सिरप से भी ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो ऐसी चीज़ों को आप ज़रूर घर में सेवन करो। जैसे भी मैं आपको बताती हूँ, ये सारी हर्ब्स जो भी मैं आपको बता रही हूँ ये एंटी इन्फ्लामेटरी हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसे स्पाइसेस भी बता देती हूँ, जैसे गरम मसाला इन्फ्लामेशन को हटाता है, जैसे अजवाइन और दालचीनी पानी में उबालकर पीने से आपकी इन्फ्लामेशन हटती है, आपका मोटापा कम होता है, आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। आपने करना क्या है जब आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन आ गई? नंबर एक आपने डिटॉक्सिफाई करना है, मीन्स आपने अपनी आर्टरीज को, अपने वेसल्स को, अपने ऑर्गन्स को क्लीन करना है। डिटॉक्सिफाइड ड्रिंक्स कौन से हैं? जैसे मैंने ये बताया आपको, या एलोवेरा जूस लेना, या एलोवेरा जूस के अंदर भी आप डाल सकते हो, थोड़ा सा जिंजर डाल सकते हो, थोड़ा लेमन डाल सकते हो, थोड़ा हनी डाल सकते हो। ये सारे क्या है? एंड एक मैंने हुंजा टी बताई थी एक एपिसोड के अंदर, आपको शायद याद होगा, वो आप अगर पिछले एपिसोड्स देखेंगे कोरोना वाला, तो उसके अंदर मैंने हुंजा टी बताई थी। हुंजा टी में भी क्या होता है? डिटॉक्सिफिकेशन। उसके अंदर भी था सौंफ, इलायची, दालचीनी, सारी ऐसी हर्ब्स बताई थी जो आपको क्या करेंगे? इन्फ्लामेशन को हटाएंगे आपकी बॉडी के अंदर से। तो ये जितने भी हैं, अपने घर पे कैसे ठीक होना है? आपने कच्चा लहसुन, अब आप क्या करोगे? आप लहसुन को इतना जला देते हो कि वो इन्फ्लामेशन को दूर नहीं करता, वो इन्फ्लामेशन को इंक्रीज ही करते हैं। अपने कच्चा लहसुन, उसे तोड़ना है, उसके एक बड लेनी है, उसके 2-3 पीस करने हैं और उसको ऐसे ही ले लेना। आप इतनी सारी गंदी गंदी दवाइयाँ भी तो खाते हो ना, तो इससे अच्छा वो गार्लिक के एक बड ले लो। आपको कहीं भी बीपी नहीं रहता, आपका जो ब्लड थिनर का काम करता है, वो एक तरह से कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। जो लोग एस्प्रिन गोलियाँ ऐसी लेते हैं ब्लड को डाइल्यूट करने के लिए, अगर वो लहसुन लेते हैं तो वो बहुत अच्छा काम करता है उनकी बॉडी के अंदर। तो ऐसी बहुत सारी हर्ब्स मैं आपको बताने जा रही हूँ जिसको आपने लेना है और घर पे ही आप इन्फ्लामेशन को रिड्यूस कर सकते हो। जैसे हम आउटसाइड अपने आप को साफ रखते हैं, उसी तरह से इनसाइड जब हम अपने आप को साफ रखेंगे, मतलब हम अपने इंटरनल ऑर्गन्स की क्लीनिंग करेंगे, तो हमारी इन्फ्लामेशन बिल्कुल चली जाएगी। और आप बिल्कुल घर पे ही बैठे बैठे बहुत सारी दवाइयों को हटाते हुए धीरे धीरे आपकी दवाइयाँ जो हैं वो बिल्कुल कम होती जाएंगी। इवन जैसे जैसे आप इम्प्रूव करोगे, आपकी दवाइयाँ इवन बंद हो जाएंगी। आपके डॉक्टर्स खुद ही आपकी डोज को कम करते हुए बिल्कुल बंद कर देंगे जब आप इस ट्रीटमेंट को, जो भी मैं आपको बातें बता रही हूँ, आप इन्हें फॉलो करोगे। तो क्लीनिंग करनी अंदर से बॉडी की, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मैंने अभी आपको हल्दी वाले पानी के बारे में जो बताया, तो हल्दी एक नॉन स्टीरॉयड हर्ब है। जैसे आप स्टीरॉयड्स लेते हो, जब आप जाते हो इंग्लिश दवाइयाँ लेते हो, तो वो स्टीरॉयड्स एकदम से आपकी सूजन को कम करते हैं। जो भी आप बेटनीसोल, डेक्सामेथासोन, जितनी भी ये ड्रग्स होती हैं, ये आपकी स्वेलिंग को कम करती हैं। तो ये जो मैं आपको बताती हूँ, काली मिर्च हो गई, हल्दी होगी, जिंजर होगी, लहसुन हो गया, ये सारे नॉन स्टीरॉयड हर्ब्स हैं। तो ये हर्ब्स एक तरह से स्टीरॉयड की तरह ही आपकी बॉडी में काम कर रही होती हैं और पहले दिन से आपकी बॉडी के अंदर से सूजन उतारना शुरू कर देती हैं। आप ये ना सोचिए कि मेरे को 7 दिन 8 दिन खाने के बाद दिखेगा, नहीं। ये भी जैसे किसी दवाई की पहली डोज से फर्क पड़ना शुरू हो जाता है, सेम इसी तरीके का से इनके साथ भी होता है। जैसे आप पहले दिन लेना शुरू करते हो, आपकी इन्फ्लामेशन कम होनी शुरू हो जाती है। तो आप जिंजर, टर्मरिक और लेमन हनी जूस का जो मैंने आपको बताया, उसके अलावा आप ओमेगा 3 का ध्यान रखें कि आपकी डाइट में ओमेगा 3 गया है या नहीं गया। उसके लिए या तो आप सप्लीमेंट्स लेंगे या फिर आप फ्लैक्सीड यानी अलसी, हेम्प सीड्स और चिया सीड्स, इनके अंदर ओमेगा 3 पाया जाता है और ओमेगा 3 एंटी इन्फ्लामेटरी है। ये आपके अंदर जाना चाहिए ज़रूर, 1 चम्मच, इससे ज़्यादा नहीं। इसी तरह से आप विटामिन डी के सप्लीमेंट्स ज़रूर लें।
लेकिन विटामिन डी आपको डायरेक्ट सन रेज से भी मिलता है, ये भी एक एंटी इन्फ्लामेटरी ट्रीटमेंट है आपकी बॉडी के लिए। लेकिन आपने सन रेज लेनी कैसे है, आप अपनी बॉडी को एक्सपोज करके लेंगे, उसे बहुत कवर करके लेंगे तो वो रेज का इतना अच्छा इफेक्ट नहीं आता जितना कि आप जब बॉडी को एक्सपोज करके लेते हैं। क्योंकि जब हम फॉरेनर्स को देखते हैं, क्योंकि वहाँ कितने महीने धूप नहीं दिखती और उन्हें पता होता है कि सन रेज से हमें कैल्शियम और विटामिन डी मिलेगा, तो वो बीचेस पे जाके वो अपनी पूरी बॉडी को सन बाथ देते हैं, एक तरह से सन रेज को देते हैं, क्योंकि वहाँ पे उन्हें सन रेज ही नहीं कितने महीने मिलती। तो विटामिन डी जो है वो सबसे ज़्यादा अधिक आपको धूप से मिलता है, इसलिए आपके लिए 30 मिनट की धूप लेनी बहुत ज़रूरी है, और डायरेक्ट, बिल्कुल इनडायरेक्ट वे से नहीं, मैं कहूँगी डायरेक्ट। इसी तरह से एक और सप्लीमेंट आता है, वो है स्पिरुलिना। वो एक सी फूड होता है। ये सी फूड जब आप लेते हैं तो इसके अंदर बहुत सारी डिटॉक्स प्रॉपर्टीज़ हैं, और ये आप डेली लें। जो भी आपके अंदर डेडली डिजीजेज हैं उन्हें भी ये वापस रिवर्स बैक करेगा, आपकी बीमारियां छूटती चली जाएंगी आपसे, और आप अपने शरीर में बहुत एनर्जी और बहुत सारे चेंजेस लेंगे। तो स्पिरुलिना भी एक डिटॉक्सीफाई एक सी फूड है जो आप ले सकते हैं। इसी रीति के साथ आप शतावरी बाज़ार में मिलती है, ब्रह्मी, ये सारे आपके ब्रेन को रिलैक्स करने के लिए, आपके स्ट्रेस को दूर करने के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि स्ट्रेस से भी आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन आती है, और ये सेफ मेडिसिन्स हैं, सेफ हर्ब्स हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हो। अश्वगंधा जो है वो बहुत अच्छी और बहुत आजकल फेमस हो गई है अश्वगंधा लेनी, क्योंकि ये भी आपके स्ट्रेस को दूर करती है और इन्फ्लामेशन को दूर करती है। इसके अलावा अशोका, लोगर, एलोवेरा और गिलोय, ये सारी एंटी इन्फ्लामेटरी हर्ब्स हैं, इन्हें लेते रहना चाहिए, किसी ना किसी फॉर्म में आप इन्हें लें। इसी रीति के साथ आप ट्रीटमेंट में आप अपनी स्मोकिंग या ड्रिंकिंग की अगर हैबिट है तो उसे टोटली क्विट करें, उसे टोटली इमीडिएटली स्टॉप करें, क्योंकि ये आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन को बढ़ा रही है। और आप अपनी जो डेली रोज़मर्रा की रूटीन है उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हरी डार्क लीफी वेजिटेबल्स को लें, ज़्यादा पालक, मेथी, ब्रोकली, ये सारे जितने भी डार्क कलर की जितनी भी हम ये वेजिटेबल्स लेते हैं ये एंटी इन्फ्लामेटरी होती हैं। और डेली आप आधे घंटे से 1 घंटे तक एक्सरसाइज करें, ये आपकी इन्फ्लामेशन को, आपकी सोजिश को कम करेगा, आपके अंगों पे आई हुई सोजिश को कम करेगा। और इसके अलावा आप फास्टिंग करें। मैं हमेशा फास्टिंग के बारे में बहुत जोर देती हूँ और मैं डेली इसे करती भी हूँ। ये फास्टिंग शाम को 6 बजे स्टार्ट होती है और जो अगले दिन सुबह 8 से 10 के बीच में ओपन करना चाहिए। आपको 14 से 16 घंटे की फास्टिंग करनी चाहिए, क्योंकि फास्टिंग के अंदर ही आपकी बॉडी को, आपकी जठर अग्नि को आपको रिपेयर करने का टाइम मिलेगा। अब वो डाइजेशन वाला काम नहीं कर रही होगी। जठर अग्नि जो होती है वो 2 ही काम करती है, या तो वो डाइजेशन करती है या फिर हीलिंग करती है। अब उसे हम अगर फ्री करेंगे तो वो हीलिंग का काम आपकी बॉडी के अंदर स्टार्ट करना शुरू कर देगी, और आप अपने अंदर इतने चेंजेस आप अपनी हेल्थ के अंदर देखोगे। जिस दिन आप ये इंटरमिटेंट फास्टिंग करोगे जो शाम को 6 बजे स्टार्ट होती है और अगले दिन आप 9 या 10 बजे लोगे, उससे पहले आप कोई चाय या कुछ भी नहीं लोगे, सिर्फ और सिर्फ आप लेमन वाटर ले सकते हो या ग्रीन टी ले सकते हो। इसके अलावा आप और एंटी इन्फ्लामेटरी हर्ब्स और सप्लीमेंट का अपने डॉक्टर से बात करके उनका आप सेवन कर सकते हो। अच्छी नींद आपको लेनी चाहिए, लिविंग फूड आपको लेना चाहिए, डेड फूड आपको अपनी बॉडी में से, अपने खाने में से बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। कभी कभार एनीमा लेना भी जो होता है वो भी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उससे भी आपके सभी अंदर के जो केमिकल, जो जमे हुए, सालों से जमे हुए अंदर टॉक्सिन्स हैं वो फ्लश आउट होते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रीत जी आपका हमारे दर्शकों के साथ इस सारी जानकारी को साझा करने के लिए। और मुझे यकीन है कि हमारे दर्शकों को ये जानकारी बेहद पसंद आई होगी और काफ़ी यूज़फुल भी लगी होगी। जी, मैं एंड में ये जरूर श्वेता कहूँगी, जैसे हम बाइबल में पढ़ते हैं, वचन सुनने से, मानने से तब फल लेके आता है। तो अगर आप ये बातों को सुन के मानेंगे तब ये आपके जीवन में फ्रूट लेके आएंगी, तब ये बातों से आप जो जिन बीमारियों से आप जूझ रहे हो आप उनसे निजात पा सकेंगे। ऐसे नहीं कि हमने सिर्फ सुन लिया और उसके बाद डिलीट कर लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। वचन हमें ये सिखाता है, वचन सुन के मानने से तब वो फल लेके आता है। तो सबको जय मसीह की। तो आज हमने समझा कि इन्फ्लामेशन क्या होती है और इसे कैसे रोका जा सकता है। और जैसा कि डॉक्टर प्रीत जी ने हमें बताया और उनकी बातों को सुनने के बाद मुझे लगता है कि हम सभी को ये बात समझ में आ चुकी है कि असली इलाज फार्मेसी नहीं बल्कि फूड है। जी हाँ, सही खान पान ही असली मेडिसिन है।
तो सजग रहें कि आप क्या खा रहे हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ देखने में सुंदर और मनोहर लगे वो हमारी सेहत के लिए भी ठीक हो, क्योंकि यही किया हमारी आदि माता हवा ने भी। बाइबल में जब हम देखते हैं, उत्पत्ति में लिखा कि हवा ने देखा कि पेड़ देखने में सुंदर है और फल खाने के लिए अच्छा है, उसने खाया और अपने पति को भी दिया, और हुआ क्या, उन्होंने अदन की वाटिका को खो दिया। आज हमें भी सब कुछ मालूम है क्या खाने के लिए अच्छा है क्या नहीं। हमें पता है कि जंक फूड और फ्राइड फूड ये हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी हम खाए जा रहे हैं। तो क्या सही है, ये कि हम अपनी बीमार देह को परमेश्वर के घर में उससे निजात पाने के लिए लेकर जाएं, या फिर ये कि हम अपनी स्वस्थ देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करने के लिए उसके घर में जाएं। इस बात को ध्यान में रखें। तो हम ये जानकारी आपके लिए इसलिए लेकर आते हैं कि प्रभु के लोगों में इन सभी बातों की जागरूकता भी आ सके। तो आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में हेल्थ से जुड़े एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए सबको जय मसीह की।